उसे शक था कि ये वही हत्यारा हो सकता है, लेकिन वह सोच रहा था कि मर्डरर ने फिर से हमला करने के लिए 30 साल क्यों इंतजार किया। ये जानने की ठान कर उसने खुद ही जांच करने का फैसला किया। वो गायब नर्स के घर गया ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन उसकी बहन ने उसे अंदर आने से रोक दिया और बाहर निकाल दिया। बाद में डिटेक्टिव स्टेशन वापस आया तो देखा कि हीरो उसका इंतजार कर रहा था। हीरो ने उससे बात करने की इच्छा जताई और जैसे ही वे बैठे उसने 30 साल पहले की हत्याओं के बारे में अपना विचार बताया। उसने डिटेक्टिव को उन 5 औरतों की तस्वीरें दिखाई जो मारी गई थीं। सभी की हत्या सर्दियों में हुई थी, जब बर्फ गिर रही थी। फिर उसने एक चौंकाने वाली बात कही। हर औरत को मरने से एक दिन पहले एक छोटी लाल नोटबुक मिली थी। उन नोटबुक्स के अंदर 7 घातक पापों में से एक लिखा था, जैसे चोरी, झूठ, गपशप और लालच। हीरो ने समझाया कि नर्स का केस बेवफाई से जुड़ा था। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। उसने डिटेक्टिव से गुजारिश की कि वह उसकी बात माने और कातिल को ढूंढे। मुझे यकीन है कि उसने अभी 2 और हत्याएं करनी बाकी हैं, ईर्ष्या और लालच वाले पापों को पूरा करने के लिए। लेकिन डिटेक्टिव ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तुम 30 साल पहले की बातें जानने के लिए अभी बहुत छोटे हो, उसने कहा। फिर उसने हीरो को घर जाने और पुलिस के काम में दखल न देने के लिए कह दिया। हीरो दुखी होकर चला गया। उसकी प्रेमिका भी पीड़ितों में से एक थी और उसे उसकी मौत का बदला न ले पाने का गिल्ट हो रहा था। वह उसके बारे में सोचता हुआ पहाड़ की तरफ चला गया। जब वो नीचे उतर रहा था तो हीरोइन ने उसे देखा और उसकी तरफ भागी। वे दोनों साथ साथ नीचे आए और उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। हिम्मत जुटाकर हीरोइन ने आखिरकार उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। सुनो, वह बोली, मुझे तुमसे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे कह रही हूँ, मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम्हारे साथ रहने का एक मौका दो। लेकिन हीरो को डर था कि उसकी वजह से उसे भी दर्द झेलना पड़ेगा, इसलिए उसने उसका दिल तोड़ने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम पर तरस आया। तुम अनाथ हो और बिल्कुल अकेली। हीरोइन का दिल टूट चुका था। वो घर लौटी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। पूरी रात वो फूट फूट कर रोती रही। उसने सोचा, जिसने उसे बार बार बचाया, जिसके लिए उसके दिल में इतना प्यार था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर भी वो उसे प्यार करती रही। वहीं हीरो भी बेचैन था। उसे एक पल की भी नींद नहीं आई। उसका दिल अपने ही किए पर पछता रहा था। लेकिन वो डर गया था, कहीं ये लड़की भी उसकी पुरानी प्रेमिका की तरह मारी न जाए। अगले दिन हीरोइन ने फैसला किया, वो 1000वीं बार उस पहाड़ पर चढ़ेगी। इस बार वह उस अभिशाप को तोड़ने के लिए दृढ़ थी। हीरोइन को पूरा यकीन था कि हीरो उसे प्यार करता है, बस सच छुपा रहा है। पहाड़ चढ़ते हुए वो बार बार उसकी तस्वीर देखती रही, यह अनजान कि कोई उसे देख रहा है। उधर डिटेक्टिव अपने कुत्ते को देखने के लिए क्लिनिक गया। वहां उसने एक कर्मचारी को देखा जिसकी परछाई अजीब थी। थोड़ी बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ, ये वही महिला थी जो नर्स के गायब होने वाले दिन हीरोइन के साथ थी। अचानक सब समझ में आया। हीरोइन वही गायब गवाह थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। ये जानकर कि वो खतरे में है, डिटेक्टिव उसे ढूंढने दौड़ा। इधर हीरो क्लिनिक गया ताकि हीरोइन से माफी मांग सके, लेकिन उसे पता चला कि वह नर्स के केस की आखिरी गवाह है। वो घबरा गया। वो उसे बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागा, लेकिन जब वो पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां उसके पुराने गुरु खड़े थे। तुम एक इंसान से प्यार नहीं कर सकते, गुरु ने उसे याद दिलाया। 500 साल पुरानी यादें हीरो के दिमाग में तेजी से घूमने लगीं। उसे याद आया जब उसने पहाड़ की तलहटी में अपनी प्रेमिका को मृत पाया था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, उसके गुरु ने ही उसे मारा था। हीरो गुस्से से भर गया और बदला लेने के लिए अपने गुरु पर टूट पड़ा। लेकिन गुरु बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर। हीरो ने जितनी भी कोशिश की, वह गुरु पर एक भी वार नहीं कर पाया, बल्कि उसे खुद ही चोट लग रही थी। उसका पूरा शरीर घावों से भर गया। लेकिन फिर गुरु ने एक झटका देने वाला रहस्य खोला, उसकी प्रेमिका अभी भी जिंदा थी। इसी बीच हीरोइन 1000वीं बार चढ़ाई करके आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गई।
उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। लेकिन ठीक समय पर डिटेक्टिव आ गया और उसे बचा लिया। हीरोइन हैरान थी, क्या यही उसका सोलमेट था? डिटेक्टिव ने उसे वापस गाड़ी में बैठाया और केस तथा गायब नर्स के बारे में सब कुछ समझाया। आप उसे देखने वाली आखिरी शख्स थीं, उसने कहा। तभी हीरोइन को याद आने लगा। उस दिन उसने किसी को पूरा काले कपड़ों में देखा था, लेकिन नींबू पानी की वजह से थोड़े नशे में होने के कारण उसका चेहरा याद नहीं आ रहा था। स्टेशन पहुंचते ही हीरोइन को वहां हीरो का उसके लिए इंतजार करते देखकर सदमा लगा। उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान हीरो के शरीर पर उसके गुरु से हुई लड़ाई के घाव थे। वह तुरंत उसके पास भागी और उसके जख्मों का इलाज करने लगी। ये देखकर डिटेक्टिव को जलन होने लगी। उसने अपने साथी से झगड़ते हुए कहा, ये दोनों जरूर रिश्ते में हैं। साथी हंसते हुए बोला, ये तो बस एक डॉक्टर है, वह भी पशुओं की। तुम समझते क्या हो? क्या ये आदमी कोई कुत्ता है? और तभी जिला अटॉर्नी कमरे में दाखिल हुआ। अटॉर्नी ने हीरो को तुरंत पहचान लिया और बड़े आदर से बात की। अरे बाप रे, ये तो बड़े कनेक्शन वाले लगते हैं। डिटेक्टिव्स ने एक दूसरे से कानाफूसी की। सभी हैरान थे, आखिर ये नौजवान हीरो, जो उनसे उम्र में छोटा था, वीआईपी जैसा बर्ताव क्यों पा रहा था? ये सोचकर कि शायद ये किसी ताकतवर परिवार से है, सभी ने उसके साथ वैसा ही सम्मान दिखाना शुरू कर दिया। जब हीरोइन के जाने का समय आया तो हीरो और डिटेक्टिव दोनों ही झगड़ पड़े। मैं इसे घर छोड़ने जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। आखिरकार उन्होंने हीरोइन को फैसला करने दिया। और सोचिए क्या हुआ, उसने हीरो को चुना। जी हाँ, उसका दिल तोड़ने और उसकी उम्मीदों को कुचलने के बाद भी वो अब भी उससे प्यार करती थी। क्या ये कोई बॉलीवुड ड्रामा है? दिल टूटने से लेकर पागलपन तक सब कुछ मौजूद है यहाँ। वह उसे क्लिनिक ले गई ताकि उसके घावों का इलाज पूरा कर सके। हीरो ने उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और केस से दूर रहने को कहा, पर उसने मना कर दिया। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, उसने कहा। उसकी इस हिम्मत ने हीरो को प्रभावित किया और उसने उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन हीरो ने अपने दोस्तों से कहा कि वे घर का ख्याल रखें क्योंकि वह ज्यादा समय नहीं दे पाएगा। तभी अचानक कुत्ते के रूप में उसका दोस्त चॉकलेट खा बैठा और बीमार हो गया। सभी उसे तुरंत क्लिनिक ले गए। ध्यान दे दोस्तों, कुत्तों को चॉकलेट नहीं देनी चाहिए, ये उनके लिए टॉक्सिक है। हीरोइन ने कुत्ते को बचा लिया और निगरानी के लिए उसे एक पिंजरे में रख दिया। हीरोइन ने हीरो को आश्वस्त किया कि कुत्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन वह हैरान थी कि हीरो के अपने घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए। क्या तुम घबराए हुए हो? हीरो ने बात बदलने की कोशिश करते हुए उसे अपने दोस्तों से मिलवाया, लेकिन तभी बातचीत के बीच में ही उसका कुत्ता वापस इंसानी रूप में बदल गया और पिंजरे से बाहर आ गया। हीरो घबरा गया, उसे डर था कि कहीं उनका राज खुल न जाए। उसने जल्दी से दोस्तों से कुत्ते को ले जाने को कहा, लेकिन तभी क्लिनिक की नर्स ने खाली पिंजरा देख लिया। हीरोइन ने बाहर एक ऐसा ही दिखने वाला कुत्ता देखा और समझा कि शायद वही है, लेकिन हीरो ने तुरंत कहा, अरे नहीं, ये मेरा कुत्ता नहीं है, मेरा तो खुद ही घर चला गया। वो बहुत ट्रेंड है। बाद में डिटेक्टिव 30 साल पुराने उन हत्याकांडों के बारे में हीरो के दावों पर सोचता रहा। उसने खुद जांच करने का फैसला किया। सर्च वारंट मिलते ही डिटेक्टिव नर्स के घर पहुंचा। वहां उसे एक लाल रंग की नोटबुक मिली, जिसके अंदर बेवफाई शब्द लिखा था। डिटेक्टिव को समझ आया, हीरो सच कह रहा था। दोनों केस आपस में जुड़े हुए थे। वापस स्टेशन पहुंचकर उसने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से 30 साल पुराने उस घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की। अटॉर्नी ने बताया, उस स्कूल की 2 लड़कियां एक जैसे कपड़े पहने हुए गायब हो गई थी। पुलिस ने हर जगह तलाशी ली, लेकिन केवल उनके कपड़े मिले, लड़कियां नहीं। जिस भी गवाह को उन्होंने ढूंढा, वह अंत में मरा हुआ मिला। आखिरकार सबूतों की कमी के कारण उन्हें केस बंद करना पड़ा। लेकिन 1 साल बाद एक जवान डिटेक्टिव ने फिर से जांच शुरू की। वह डिटेक्टिव हमारा हीरो था, अपनी खोई हुई प्रेमिका को ढूंढ रहा था। उसने लाल नोटबुक्स का पता लगाया, जो हर विक्टिम के पास उनकी मौत से 1 दिन पहले पहुंचती थी। हत्यारा नोटबुक भेजकर पीड़ितों से उनके पाप कबूल करने को कहता था, लेकिन हीरो की प्रेमिका को ऐसी कोई नोटबुक नहीं मिली थी, जिससे उसे लगा कि वह गलती से मारी गई, क्योंकि वह अपनी दोस्त के कपड़े पहने हुई थी।
हीरो ने हत्यारे का पता लगा लिया, लेकिन आखिरी पल में वह उससे छूट गया। अगले दिन हीरोइन क्लिनिक से बाहर आई तो देखा कि हीरो उसका इंतजार कर रहा है। उसने कहा कि अब वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया है। वह उसके साथ हर जगह जाने लगा, यहाँ तक कि उसके खाने पीने की चीजें भी पहले खुद चखकर चेक करता कि कहीं जहरीली तो नहीं। हीरोइन उसका ये ध्यान देखकर बहुत खुश होती। भले ही वो उसके साथ चिपका रहता, पर उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वे रेस्टोरेंट में हीरोइन की दोस्त के साथ बैठे थे, हीरो ने उसकी दोस्त को एक चम्मच खाना खिला दिया। अरे बाप रे! दर्शकों, हीरोइन का दिल जलने लगा, उसे जलन होने लगी। वह तो प्लेट उठाकर उसके सिर पर मारने ही वाली थी। मनाने के लिए हीरो ने खुद उसे खाना खिलाया, और जब वो चलने के मूड में नहीं थी तो उसे पीठ पर लादकर घर तक ले आया। आह, क्या रोमांस था, या कहूँ रोमांटिक ड्रामा। अगले दिन डिटेक्टिव ने उसे बुलाया क्योंकि वह उसे हिप्नोसिस के जरिए उस दिन की यादें वापस लाने में मदद करना चाहता था। हीरोइन मान जाती है, और जब वह सम्मोहन में सो जाती है तो उसे अपराधी दिखाई देता है। उसने समझ लिया कि वह नर्स का अपहरण कर रहा था, जिससे वो घबरा जाती है और डर जाती है। जागने से ठीक पहले उसे अपने पिछले जीवन का एक टुकड़ा याद आता है। उसी पल वह डिटेक्टिव को एक राजकुमार के रूप में देखती है, जिससे वह हैरान रह जाती है। वह उलझन में जागती है। बाद में हीरो उसे घर छोड़ने आता है और ठंड से बचाने के लिए अपना स्कार्फ उसे लपेट देता है। वह उसे बताता है कि कल बर्फबारी होने वाली है, और यही वह समय होता है जब आमतौर पर हत्याएं होती है। वह उससे वादा लेता है कि वह उसके बिना घर से बाहर नहीं निकलेगी। इससे हीरोइन खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह उसकी परवाह करता है, इसलिए वो हाँ कर देती है। अगले दिन वो घर पर रहती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे सुपरमार्केट चलने के लिए कहती है। पहले तो वह मना कर देती है, उसने हीरो को वादा किया था ना। लेकिन दोस्त जिद करती है, बस थोड़ी देर की बात है। आखिरकार हीरोइन दुकान के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। वह घबराकर आवाज की तरफ भागती है, पर जब दोस्त बाहर आती है तो हीरोइन गायब हो चुकी होती है। अब दोस्त पूरी जगह उसे ढूंढने लगती है। वह आवाज का पीछा करती है और देखती है कि हीरोइन एक घायल कुत्ते का इलाज कर रही है। इसी बीच हीरो उसकी चिंता में उसके घर पहुंचता है, लेकिन जब वहां उसे नहीं पाता तो घबराकर सीधे क्लिनिक की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां उसे हीरोइन सही सलामत मिल जाती है, लेकिन वह उसे बिना बताए घर से निकलने के लिए डांटता है। फिर वह उसे गाड़ी में घर छोड़ने चलता है, जहां उसकी दोस्त उसे अंदर आने का इनवाइट देती है। जैसे जैसे रात होने लगती है, दोस्त सुझाव देती है, आप रात यही रुक जाइए। हीरो शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन सोचता है, अगर मैं चला गया और कुछ हो गया तो, और हाँ कर देता है। डिनर के दौरान उसकी दोस्त उसे चिढ़ाते हुए पूछती है, क्या तुम्हें हीरोइन पसंद है? वह जिद करके सवाल दोहराती है, क्या तुम्हें उस पर क्रश है, या तुम उसे अट्रैक्टिव पाते हो? हीरो घबरा जाता है और गंभीर होकर कसम खाता है, मैं उससे प्यार नहीं करता, ना ही कोई रोमांटिक फीलिंग्स है, मैं सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। ये सुनकर हीरोइन का दिल टूट जाता है। वह दोस्त को डांटती है, उसने साफ कह दिया है कि वो प्यार नहीं करता, अब और कितना शर्मिंदा करवाओगी। रात हो चुकी थी, इसलिए हीरो हीरोइन के कमरे में सोने के लिए रुक जाता है। वह उसे बदलने के लिए कपड़े देती है और फिर अपनी दोस्त के साथ सोने चली जाती है। रात के सपने में हीरोइन को वही फॉर्चून टेलर दिखाई देता है, जो उससे कहता है, तुम्हें अपनी नियति स्वीकार करनी होगी और उस शख्स से प्यार करना होगा जिसने पहाड़ों पर तुम्हारा हाथ थामा था, वरना तुम मर जाओगी। वह डरकर जाग जाती है, दिल धड़क रहा है। उसी पल हीरो भी अपने पुराने प्यार के बारे में सपना देख रहा होता है, वह लड़की जिसकी हत्या हुई थी। सपने में वह उसके सामने प्रकट होती है और कहती है, तुम्हें अपने व्यवहार पर पछताना चाहिए, तुमने मरने से पहले अपनी फीलिंग्स तक कबूल नहीं की। वह इस सपने से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी हीरोइन उसे जगाने के लिए उसके कमरे में आती है और उसे रोते हुए देखकर शॉक रह जाती है। वह चुपचाप उसके पास बैठ जाती है, क्षण भर उसका रोना देखती रहती है और फिर धीरे से अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ देती है। जैसे ही हीरो की नींद खुलती है और वह उसे अपने इतने करीब पाता है, वह चौंक कर शर्म से अपना चेहरा ढक लेता है। गुस्से और संकोच में वह चिल्लाता है, मैं सो रहा था,
तब तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुम कोई चुड़ैल हो? अगली सुबह पुलिस को एक लड़की के गायब होने की रिपोर्ट मिलती है। डिटेक्टिव शॉक रह जाता है। क्या ये फिर से उसी सीरियल किलर का काम है? वह तुरंत लड़की के घर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिलता, सिवाय एक लाल नोटबुक के। इधर हीरोइन क्लिनिक जाते समय अचानक एक बच्चे से टकरा जाती है। उसके हाथ से एक कार्ड गिरता है, जिस पर बस एक शब्द लिखा है, डेथ। ये देखते ही उसे अपना सपना और फॉर्चून टेलर की चेतावनी याद आ जाती है। उसका दिल धक से रह जाता है। उसी दिन पुलिस को पता चलता है कि गायब हुई लड़की उसी सुपरमार्केट में थी, जहां हीरोइन और उसकी दोस्त कल रात गए थे। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और हीरो उसके साथ जाने पर जोर देता है। डिटेक्टिव को हीरो की लगातार मौजूदगी खलने लगती है और पूछता है कि वह हमेशा उसके साथ क्यों रहता है। तब पता चलता है कि वो असल में उसका बॉडीगार्ड है। जब पुलिस हीरोइन से पूछती है कि उस रात का उसे क्या याद है, तो वो कहती है कि उसने अपराधी का चेहरा देखा था, लेकिन अब उसकी याद नहीं आ रही। हालांकि वो पक्का कहती है कि अगर उसे दोबारा देखेगी तो पहचान लेगी। इसी बीच एक जांचकर्ता सीसीटीवी फुटेज देखता है और पता लगाता है कि अपराधी हीरोइन के हर जगह मौजूद था, लेकिन उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। फिर एक चौंकाने वाली खबर आती है, लापता लड़की का शव मिल गया है। सब हैरान रह जाते हैं और हीरोइन और भी डर जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि हत्यारा शायद उसे ही निशाना बना रहा है। उसकी दोस्त उसे केस से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन वह मानने से इनकार कर देती है। पुलिस की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह फिर से हिप्नोसिस कराने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि अपराधी के चेहरे को याद कर सके। इस बार वो अपराधी के कुछ खास फीचर्स याद करने में सफल हो जाती है और अधिकारियों को उसका डिटेल्स देती है। बाद में हीरो उसे घर छोड़ने निकलता है और तभी बर्फ गिरने लगती है। हीरोइन खुशी से झूम उठती है और बर्फ के टुकड़ों के साथ खेलने लगती है। उसे देखकर हीरो को अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है, जिसे भी बर्फ बहुत पसंद थी। हीरोइन फिर अपना स्कार्फ उतारकर उसके गले में डाल देती है और कहती है कि उसने अपनी किस्मत को स्वीकार करने और अपने दिल की सुनने का फैसला कर लिया है। वह अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और फिर चलने लगती है। हीरो उसकी बातों से भावुक हो जाता है। उसे खोने के डर से वो तेजी से उसके पीछे भागता है और उसे जोर से अपनी बाहों में भर लेता है। हीरोइन उसके इस कदम से चौंक जाती है, लेकिन उसे गहरी सुरक्षा का एहसास होता है। इसी बीच अपराधी को उसके छिपने की जगह पर देखा जाता है, जहां उसके पास सभी पीड़ितों की तस्वीरें हैं, जिनमें हीरो और हीरोइन भी शामिल है। उसने डिटेक्टिव की बेटी को भी अगवा कर लिया है और अब धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहा है। अगले दिन पुलिस हीरोइन के बयान के आधार पर अपराधी का स्केच जारी करती है। अचानक हीरो कमरे में दाखिल होता है और घोषणा करता है कि ये स्केच गलत है, क्योंकि अपराधी अपनी पहचान छुपाने के लिए भेस बदल रहा है, मेकअप, मास्क और अन्य तरीकों से अपना रूप बदलता है। तभी ये खुलासा होता है कि हीरो लीड डिटेक्टिव का बेटा है, जिन्होंने 30 साल पहले एक ऐसे ही मामले की जांच की थी। अब से वो खुद इस जांच में सक्रिय रूप से मदद करने की कसम खाता है। 30 साल पहले की एक झलक दिखाई देती है, जहां पता चलता है कि हीरो असल में उस समय केस को लीड कर रहा डिटेक्टिव था, जबकि मौजूदा मुख्य जांचकर्ता उसका युवा सहायक हुआ करता था। जांचकर्ताओं ने अपराधी के बारे में लोगों से पूछताछ जारी रखी। तभी हीरो ने एक महिला को एक लाल नोटबुक पकड़े देखा, जिस पर द सिन ऑफ डिजीज लिखी हुई थी। उसने अपनी सहेली से कहा कि उसने यह एक पागल आदमी से छीनी थी। हीरो को समझ आ गया कि उस महिला की जान खतरे में है और वह उस पर नजर रखने लगा। उसी रात उसने अपराधी को उसे अगवा करने की कोशिश करते देखा। हीरो ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच भयंकर मारपीट हुई। हालांकि अपराधी उसे जख्मी करने में कामयाब रहा और भागने की कोशिश करने लगा। वह सड़क पार करते हुए एक कार की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हीरो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। हीरो का शरीर रूपांतरित होने लगा, एक अलौकिक परिवर्तन हुआ और वह एक नए रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। इस अवसर का फायदा उठाकर अपराधी भागने में सफल हो गया। वर्तमान में वापस आते हैं। डिटेक्टिव हीरो के केस में शामिल होने से चिढ़ा हुआ और बेचैन था, लेकिन उसके सीनियर अधिकारी ने उसे अपराधी को पकड़ने के लिए
हीरो के साथ मिलकर काम करने के लिए फोर्स किया। डिटेक्टिव ने अन्य दिल से हाँ कही और हीरो के साथ मीटिंग की। तभी हीरो ने खुलासा किया कि अपराधी एक मास्क पहनता है और अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने रूप को बदलता रहता है। इसी बीच हीरोइन घर जाते समय अचानक महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह रहस्यमय शख्स नजदीक आता है, वह डर से चीखती है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी पता चलता है कि यह तो एक पुलिस अधिकारी है जिसे उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। चूंकि हीरो स्टेशन में केस पर काम कर रहा था, हीरो से दूर रहने का दुख उसे परेशान कर रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी दोस्त को अपने पिछले जन्म की यादों के बारे में बताया। मुझे याद आया कि मैं एक राजकुमार से शादी करने वाली थी, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप करके हमारे विवाह को रोक दिया और यही बात एक युद्ध का कारण बन गई। तभी अचानक उसे अपने पंखों की धुंधली याद आई। इससे उसमें शक पैदा हुआ, क्या मैं कोई एंजल थी? उसकी दोस्त ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और कहा, ये जरूर तुम्हारा कोई पाप है और अब तुम्हें इसकी सजा मिल रही है। इसी बीच हीरो चुपचाप उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था, गहरी नजरों से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था। जब वो घर लौटा तो उसका साथी वहां उसका इंतजार कर रहा था और उसे चेतावनी दी, फिर किसी मनुष्य से प्यार करने की गलती मत करना। उसने उसे याद दिलाया कि उसे हीरोइन और डिटेक्टिव सैम के बीच एक रोमांस सेट करना होगा ताकि वे शादी कर सकें, क्योंकि यही उनकी नियति थी। लेकिन हीरो ने मना कर दिया और बिना जवाब दिए चला गया। अगले दिन हीरोइन ने उसे मैसेज भेजकर स्टेशन पर मिलने को कहा, पर हीरो जानता था कि वो सिर्फ उसे देखने का बहाना बना रही है, इसलिए उसने उससे मिलने से परहेज किया ताकि उसके सामने कमजोर न पड़ जाए। बाद में उसे पता चला कि अपराधी का पहला शिकार एक अनाथालय की डायरेक्टर थी। वह और डिटेक्टिव अनाथालय की असिस्टेंट से बात करने गए, जिसने बताया कि डायरेक्टर बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। फिर उसने हीरो से कहा कि वह बिल्कुल उस डिटेक्टिव जैसा दिखता है जिसने 30 साल पहले ये केस संभाला था। हीरो तनाव में आ गया, जबकि डिटेक्टिव को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा। जब वे स्टेशन वापस पहुंचे तो हीरोइन वहां पहले से ही मौजूद थी। हीरो ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर उस पर पड़ गई और उसने उसे बाहर खींचकर बात करने के लिए रोक लिया। उसे शक था कि वह उससे इसलिए दूर भाग रहा है क्योंकि वह पहले से शादीशुदा है। सीधे सवाल करते हुए उसने पूछा, पिछली बार जब हम मिले थे तुमने मुझे गले क्यों लगाया था? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? हीरो घबरा गया और उससे कहा कि वो सिर्फ इस केस की एक गवाह है और उसने उस दिन सिर्फ उसे सांत्वना देनी चाहिए थी। हीरोइन नाराज हो गई और उसने ठान लिया कि वह उसे जलन महसूस करवाएगी। इसी बीच डिटेक्टिव को 30 साल पुराने केस की एक तस्वीर मिली। वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि हीरो की शक्ल बिल्कुल भी नहीं बदली थी। अनाथालय की सहायिका की बात याद करते हुए उसने अपने शक को सच मान लिया। डिटेक्टिव ने हीरो से सवाल करने की सोची, लेकिन हीरो के दयालु व्यवहार ने उसे हैरान कर दिया। इसके बाद हीरोइन ने डिटेक्टिव से उसे घर छोड़ने का अनुरोध किया। वह खुशी खुशी तैयार हो गया। हालांकि जब वे जाने लगे तो हमारा हीरो उन्हें गहरी नजरों से देखता रहा। उसका मन बेचैन हो उठा। डिटेक्टिव ने हीरोइन को हीरो से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसने एक बार फिर उसकी बात नहीं मानी। उस रात उसने हीरो को कई मैसेज भेजे, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। दिल टूटकर उसने उसके साथ बिताए पलों को याद किया और महसूस किया कि वह उसे कितना मिस करती है। उसने अपनी दोस्त से कहा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूं। अगर वो कोई अपराधी या राक्षस भी निकले तो भी मैं उसे प्यार करती रहूंगी। उस रात वो अकेली बैठी शराब पी रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक डिटेक्टिव आया और उसके पास बैठ गया। उसने देखा कि वह उस राजकुमार से कितना मिलता जुलता है जो उसके सपनों में आया था, और उसे लगने लगा जैसे वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वे साथ साथ पीते रहे और करीब आते गए। हीरो ने उन्हें देखा और रोकना चाहा, पर खुद को रोक लिया। वह उसे खोना नहीं चाहता था। उसे एहसास हुआ कि वह उसे प्यार करता है और वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन दुर्भाग्य से किस्मत उनके साथ नहीं थी। बाद में डिटेक्टिव ने उसे घर छोड़ा क्योंकि वो पूरी तरह नशे में थी और होश में नहीं थी। हालांकि जैसे ही वो चला गया,
वो अचानक उठी, लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकली और हीरो को फोन कर दिया। उसने उसे धमकी देते हुए कहा, मैं सड़क पर अकेली हूँ। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो शायद वो अपराधी मुझे उठा ले जाए। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह हीरोइन बिना कुछ याद किए उठी। जब उसकी दोस्त ने बताया कि हीरो उसे घर लाया था तो वह शॉक रह गई। धीरे धीरे उसे टुकड़ों में याद आने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे। फिर उसने हीरो को बताया, मेरे पिछले जन्म में मैं एक रानी थी और मैं एक वजह से तुमसे भाग गई थी। कभी कभी अनजान भी प्रेमी बन जाते हैं। अपनी हालिया हरकतों से शर्मिंदा होकर वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। इसी बीच डिटेक्टिव ने हीरो की तस्वीर फोरेंसिक लैब को भेजी, ये जांचने के लिए कि कहीं यह फेक तो नहीं। हीरोइन ने फिर से हिप्नोसिस सेशन लिया, पर इस बार वो शॉक रह गई जब उसे 30 साल पहले मर चुकी हीरो की प्रेमिका की यादें दिखाई दी। इसी बीच हीरो स्टेशन में होता है और एक विवाहित जोड़े के बीच बहस देखता है। पत्नी गुस्से में है क्योंकि उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखा था। वह दूसरी औरत पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम मोटी और बदसूरत हो, तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। हीरो पत्नी की दुख भरी नजरों से प्रभावित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह छत पर जाता है और पति पर एक प्रेम बाण चलाता है। तुरंत ही पति को फिर से अपनी पत्नी से प्यार हो जाता है। वह उसके साथ प्यार से बर्ताव करने लगता है और उस दूसरी औरत को पूरी तरह भूल जाता है। पत्नी खुशी से भर जाती है, उसे जोर से गले लगाती है और राहत के आंसू बहाती है। साथ ही फोरेंसिक लैब अपनी रिपोर्ट डिटेक्टिव को भेजती है, जिसमें हीरो की फोटो असली होने की पुष्टि होती है। डिटेक्टिव हीरो को स्नाइपर राइफल पकड़े देखता है और तुरंत शक करता है कि वही वह अपराधी है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। वह अपनी बंदूक निकालता है और उसकी तरफ तान देता है। इसी बीच हीरोइन हीरो की मृत प्रेमिका के घर जाने का फैसला करती है। वह उस लड़की की मां से मिलती है और उनसे एक अजीब सी जानी पहचानी सी भावना महसूस करती है, लेकिन माफी मांगकर जल्दी से चली जाती है। वापस स्टेशन में डिटेक्टिव हीरो से तस्वीर के बारे में सवाल करता है। हीरो दावा करता है कि तस्वीर में उसके पिता हैं और वे सिर्फ एक जैसे दिखते हैं। हीरो की कहानी की सच्चाई जांचने के लिए डिटेक्टिव स्नाइपर राइफल चेक करता है और पता चलता है कि वो असली नहीं थी। वह मजबूरी में हीरो की बात मान लेता है, लेकिन फिर भी उसे शक है कि वह एक स्टॉकर है जो महिलाओं की दूर से जासूसी करता है। बाद में डिटेक्टिव गायब नर्स के पति से मिलता है, जो स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। नर्स का पति उससे मिलना चाहता है, जिसने उसकी पत्नी को गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था, लेकिन डिटेक्टिव मना कर देता है क्योंकि वो हीरोइन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। शाम को हीरोइन की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस अधिकारी उसे सुरक्षित घर पहुंचाता है। वह बार बार अपने नशे में किए गए कामों के बारे में सोचती रहती है और हीरो के सामने अपने आप को थोपने के लिए शर्मिंदा महसूस करती है। शर्म के मारे वह उससे दूर रहने की कोशिश करती है। अगले दिन क्लिनिक का काम खत्म करने के बाद वह हैरान हो जाती है जब गायब नर्स का पति उसे वहां इंतजार करते हुए मिलता है। वह बात करने की गुजारिश करता है और वह अनिच्छा से हाँ कर देती है। वह उसे बताता है कि उसने उसे स्टेशन में देखा था और जानता है कि वही उसकी पत्नी से गायब होने से पहले आखिरी बार बात करने वाली व्यक्ति थी। वह उससे पूछता है कि उसकी पत्नी ने गायब होने से पहले क्या कहा था। हीरोइन को याद आता है कि नर्स ने उसे बताया था कि वह दुखी थी क्योंकि उसका पति हमेशा व्यस्त रहता था और उसकी अनदेखी करता था। दुर्भाग्य से वह किसी और पुरुष के करीब आ गई थी, लेकिन अपने पति को दुख न पहुंचाने के लिए उसे ये बात कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। हीरोइन विचारों में खोई हुई वहां से चली जाती है और अचानक हीरो को अपने पीछे चलते देखकर चौंक जाती है। वह पूछता है कि क्या नर्स के पति ने उसे परेशान किया। ये सुनकर वो खुश हो जाती है कि वह उसकी चिंता करता है। साथ साथ चलते हुए उसने पास खड़े एक जोड़े को देखा और अचानक कल रात की घटना याद आ गई। वह जल्दी से रास्ता बदल लेती है और हीरो को दूसरे रास्ते पर ले जाती है। वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि वह उस वक्त अपने होश में नहीं थी। फिर वह अपने घर में चली जाती है, खुद पर शर्मिंदा महसूस करते हुए। हीरो उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रह जाता है, अपनी भावनाओं से जूझता हुआ।
वो उसे बताना चाहता है कि वह उसे प्यार करता है और उससे नाराज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि अगर वह उसके बहुत करीब आ गई तो आखिरकार उसे दर्द ही होगा।